फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? बहुत सारा पैसा? नहीं, बहुत सारा पैसा इसमें ज़रूरी नहीं होता है। इसमें ज़रूरी होता है कि आप परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि आपको वह काम करना ना पड़े जो काम करने के लिए आप बाध्य हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या नहीं इच्छा किए तो नहीं भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की ज़रूरतों के लिए दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपकी अर्निंग इतनी हो जाए जो कि आपके एक्सपेंस से ज़्यादा हो, तो आप रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो इसका रोड मैप क्या है, कैसे आप इसे पा सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम तैयार करते समय, आप अपने फ्यूचर की गोल प्लानिंग किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है व्हेन योर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर। मतलब आप जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपके पास इनकम होनी चाहिए, तभी आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आपका मान लीजिए खर्च आज के रेट में मान लीजिए 50,000 है, तो आपको वैसा इनकम और सोर्स जनरेट करना होगा। 1 करोड़ मान लीजिए आपके पास है, तो इस इनकम से आप 60,000 पेंशन पर मंथ ले सकते हैं आसानी से, कहीं कोई ख़त्म नहीं होगा, आराम से चलते रहेगा। क्या आपके पास 1 करोड़ वैल्यू है? 1 करोड़ वैल्यू का आज आपके पास है राशि? नहीं। तो इस वीडियो में बने रहिए, और ख़ास करके एक बात ध्यान में रखें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस तरह के बहुत सारे वैल्यूबल वीडियो देखने के लिए। तो अगर फ्यूचर में आपको 1 करोड़ रुपया हो जाए तो उस समय हो सकता है खर्च भी बढ़ जाएगा, तो उसी के अनुसार से आपको फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? आपको अच्छे सेविंग करने होगा, एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेना होगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है। इन्वेस्टिंग राइट, सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना होगा, सही डायरेक्शन में, तभी आप होगा। यूँ नहीं कि आप एफडी में पड़े हैं, आपका बहुत सारा एफडी में सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, यूँ ही पैसा सड़ रहा है, तो वह सही रूप से आपके पैसे का इस्तेमाल ना होने के कारण आपको जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कभी नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला कॉलम आता है सेविंग बेल। आप सही रूप से सेव कीजिए पैसे को, जो भी आपके पास पैसा है उसका सब सही इस्तेमाल कीजिए। अभी तक जो आप करते आए हैं, आपके पास जो भी इनकम आती है उसको पहले आप खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गया उसे सेविंग कर देते हैं। अभी तक ये चल रहा है प्रोसेस। जितना आप दिन भर में कमाए, नौकरी 30 दिन में जो कमाए, जो आया, पहले तो खर्चा कर दिया अंधाधुंध। खर्च ज़रूरी है, बेसिक नीड्स ज़रूरी होता है, उसके लिए मैं नहीं मना कर रहा हूँ। आपका बेसिक नीड्स कितना भी आप हाई क्वालिटी के शहर में रह रहे हैं, वहाँ के इनकम के अनुसार से आप 50% में रह सकते हैं, 60% में रह सकते हैं, 70% में रह सकते हैं, फिर भी आप 30% बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जितना आपका इनकम है उसमें से पहले सेविंग कीजिए, 30% बचाइए कम से कम। हालांकि मिनिमम तो 10% बचाना ही होता है, लेकिन कोशिश कीजिए 30% बचाने के लिए। अभी तक ये रूल रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो बचा सेविंग खाते में आ गया, बैंक में डाल दिया, बैंक में यूँ ही पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं। थोड़ा बहुत बचा तो बचा, इससे अधिक से अधिक क्या करते हैं, साल में कभी कभी टैक्स बचाने के लिए इंडोमेंट प्लान ले लिए, बस हो गया। किसी की बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि योजना डाल दिया, थोड़ा बहुत पीपीएफ में डाल दिया, ख़त्म। ऐसा नहीं होना। इनकम जैसे आता है पहले सेविंग करना है आपको, सेविंग फर्स्ट, उसके बाद खर्च कीजिए, तभी आप जो है फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और हाँ, डेब्ट ट्रैप से बचिए। डेट ट्रैप कहने का मतलब कि अंधाधुंध तरीके से लोन लेना, पर्सनल लोन लेना,
किसी भी छोटे बड़े कार्य के लिए तुरंत आप जाके पर्सनल लोन ले लेते हैं। छोटी सी मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसके लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। कार खरीदना है जो कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी किसी के लिए ज़रूरी हो, वहाँ पर आप पर्सनल लोन लेकर के कार खरीद रहे हैं, कार लोन लेके कार खरीद रहे हैं। तो इस तरह के जो है अनाप शनाप लोन, छोटे छोटे फ़ोन के लिए जो लोन लेते हैं, इस तरह के लोन लेने से आप बचिए, तभी आप आगे चल करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। कोशिश कीजिए आज के बाद से अपना बिहेवियर बदलने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इस हैबिट को बदल दीजिए। इनकम माइनस सेविंग, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इनकम जैसे आता है आपको सेविंग करना है, उसके बाद आप खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए आप 30% इनकम जरूर बचाइए सेविंग के लिए। अब दूसरा काम आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस किस चीज़ का? तो सबसे पहला जो प्रोटेक्शन आता है वह आपको जो है इमरजेंसी फंड बनाना है। सबसे पहला साल भर से 6 महीने से लेकर के साल भर तक का आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। यह किस तरह से तैयार होगा? जो आप 30% वहाँ पर पैसा बचाएंगे, 100 रुपये के सैलरी में से 30 रुपये जो बचा रहे हैं, उसमें से शुरुआत में 20 रुपया आप इमरजेंसी फंड बनाने में लगा दीजिए, बाकी 10 रुपया का आप इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। इसे जैसे ही आपके 6 महीने से 1 साल के खर्चे के बराबर पैसा इकट्ठा हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट में बढ़ाइए। आप ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। आप 20 रुपया 30 रुपया में से जो 20 रुपया आप इमरजेंसी फंड बना रहे थे, आप 20 रुपया को इन्वेस्टमेंट में लगाइए और 10 रुपया को इमरजेंसी फंड में बनाइए। वहाँ से धीरे धीरे करके 5 यहाँ पर बढ़ाते जाइए। जैसे साल 2 साल 3 साल का आपके पास इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाए, आप उसको स्टॉप करके टोटल पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ये हो गया इमरजेंसी फंड बनाना। दूसरा, हेल्थ कवर लेना। बहुत सारे लोग हेल्थ कवर नहीं लेते हैं, सोचते हैं मेरी कंपनी हेल्थ कवर दे रही है तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। कंपनी कवर दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पर्सनल हेल्थ कवर लेते हैं 5 से 10 लाख के भी, तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। आप कहीं भी आसानी से इलाज करवा सकते हैं। आपको कंपनी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, भाई कि अभी मैं बीमार हूँ, मुझे ए हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिए ताकि मेरा अच्छा इलाज हो सके। उस चक्कर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों की जान चली जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए सही हेल्थ कवर आप ज़रूर लीजिए। तीसरा, पहला तो हो गया इमरजेंसी फंड बनाना, दूसरा हो गया हेल्थ कवर लेना, तीसरा हो गया टर्म इंश्योरेंस लेना। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना है? तो सिंपल साइज का फार्मूला है। आज जितना आपका ईयरली इनकम है, मान लीजिए 10 लाख है, उसका 10 से 15 गुना, 10 से 15 गुना, 20 से 20, 15 से 20 गुना, कोशिश कीजिए 20 गुना का कवरेज लेने के लिए। मान लीजिए 10 लाख है तो उसका 20 गुना, लगभग 2 करोड़ का आपको इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है आपको 2 करोड़ का। 1 करोड़ लीजिए, 1.5 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ लीजिए, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ आप वैसे पॉलिसी को अवॉइड कर दीजिए जो कि रिटर्न बेस्ड हो, जो कि आप जिसमें कि आपको कुछ रिटर्न मिल रहा हो, उस तरह की पॉलिसी को आप अवॉइड कीजिए। आप कंपेरिजन करके देखिए उस तरह की पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस और आपका इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 30,000 कोई इंडोमेंट प्लान में जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए 15,000 जो है, आप 15,000 के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, बाकी 15,000 आप इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के रूप में वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा जब आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब। ये सब बातों को समझिए, आपको फाइनेंशियल रूप से समझना पड़ेगा। बताने वाला सिर्फ बता के चला जाए, करना आप ही को पड़ेगा। जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक होगा नहीं। इसलिए 3 चीज़ों का बात में, प्रोटेक्शन में 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? पहला इमरजेंसी फंड बनाना है, दूसरा हेल्थ कवर लेना है, पर्याप्त रूप में हेल्थ कवर लेना, और तीसरा टर्म इंश्योरेंस लेना है। आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो सही रूप से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब देखिए इसमें 2-3 तरह की बात आती है। पहला होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि ठीक है भाई, मेरा रिटायरमेंट प्लान है आज से 30 साल के बाद, फिक्स है, मैं इसमें 1,500 रुपये पर मंथ डालूंगा। डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे की पढ़ाई है, इसके लिए मैं 5,000 रुपया अगले 10 साल के लिए डालूंगा, गोल बेस्ड। बच्चे की शादी है, उसके लिए मैं 6,000 रुपया पर मंथ डालूंगा 10 सालों बाद।
डालिए, कोई दिक्कत नहीं। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए उसमें। तो गोल बेस्ड जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि मान लीजिए 10,000 का SIP चालू किए, उनको यह पता ही नहीं है कि वह पैसा किस लिए है। 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह 10,000 को बांटना ही भूल गए कि क्या क्या करना है उस 10,000 में। आप अगर गोल उस पर निर्धारित कर देते हैं ना, तो फिर वह आसानी से आप उसको निकाल नहीं पाइएगा। होता क्या है कि मार्केट गिरा ना, तुरंत निकाल लेते हैं, यही दिक्कत चालू हो जाती है। निकालना नहीं है मार्केट से जब तक कि उस पैसे का गोल पूरा ना हो। आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना होगा। ये नहीं कि आप अनाप शनाप 30% का रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको 15%, 12-15% ही रिटर्न का आशा रखना होगा, इससे ज़्यादा आपको मार्केट निकाल करके देगा। नॉलेज बढ़ाते रहिए। रिस्क और वोलेटिलिटी के मामले में, रिस्क किस तरह से है, कितना वोलेटाइल है मार्केट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके आधार पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। इंडेक्स टैक्स के बारे में समझिए। म्यूचुअल फंड पर, शेयर पर आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स कितना लगता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स कितना लगता है, इस बारे में समझिए। जनरली 1 साल से पहले आप म्यूचुअल फंड या शेयर को सेल करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के बाद आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट को छोड़ करके। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो टैक्स के बारे में समझिए। अपने रिस्क को गोल के साथ मर्ज कीजिए, गोल के साथ जुड़े हुए रहिए, उसी अनुसार से रिस्क लेते रहिए, तभी आपका जो है इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में जाएगा। इस 5-6 बातों को आप ध्यान में रखिए। जैसे ही इसको आप ध्यान में रख करके चालू करेंगे, आपका जो है इन्वेस्टमेंट सही ट्रैक पर चलता हुआ दिखेगा। अब आइए देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, हमको तो कुछ मार्केट का समझ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, RD में डालेंगे, पर महीना हम RD में डालेंगे, SIP नहीं करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आप रेकरेंट डिपॉजिट में डालते हैं तो 4%, 6%, 7% का आपको जो है लीनियर रिटर्न मिलेगा। यहाँ तो इक्विटी में कोई फिक्स रिटर्न नहीं, कभी 4%, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। इस तरह से आप एवरेज रिटर्न निकाल करके देखेंगे तो 12 से 15% का रिटर्न लंबे समय में निकल करके आता है, आपके पास अगर 10 ईयर का टाइम फ्रेम है तो बेटर यही होगा कि मार्केट के वोलेटिलिटी के साथ साथ आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से बनता है। इसे देखिए एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 25 सालों का समय है, अभी यंग है, नौकरी लगा है, 25 साल में नौकरी लगी, आगे 25 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर उसमें 10,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्ट करना चालू किए, RD FD में रखते हैं जहाँ पर कि 4 से 8% का रिटर्न मिलता है, तो क्या होगा, अगर 4% का रिटर्न मिला तो आपको 10,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पर 25 सालों के बाद 51 लाख रुपये बने। बहुत अच्छा राशि, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही 8% बने तो 91 लाख 25 साल के बाद। वही राशि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में रखते हैं तो आपको 1,70,00,000 मिलेंगे। सीधा देख रहे कितना डिफरेंस है। ये तो 12%, 15% में मिलने का उम्मीद रहते हैं, यहाँ से डबल भी होने की उम्मीद है। पैसा आपका है। लंबे समय में लोग बोलते हैं रिस्क नहीं लेंगे, अरे भाई रिस्क नहीं लेंगे वही तो सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन नाम की जो चिड़िया है धीरे धीरे जाकर चूक जाएगी आपके पैसे को, आपको कुछ नहीं बचेगा। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है तो आगे आने वाले समय के लिए। आगे देखिए, ये तो हो गई बात। उसके बाद देखेंगे भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि SIP चालू करो, मेरा तो पैसा बहुत ही कम है, कैसे होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जहाँ 500 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। समय नहीं है, कोई बात नहीं, फंड मैनेजर आपके लिए काम करेगा ना, इसीलिए म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं।
कुछ अच्छे फंड बताइए। बहुत सारे अच्छे फंड अवेलेबल है, स्मॉल कैप, मिड कैप श्रेणी में, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको हर महीने बैंक से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑटो स्विप कर दीजिए, 500 1000 रुपये जो भी है वहाँ से चला जाएगा। आप सिर्फ गेम में बने रहिए, गेम से निकलिए नहीं, आपका पैसा बनते जाएगा। आप उसमें अगर बने हैं तो ज़्यादा होशियारी कीजिएगा ना, ख़त्म, जो पैसा बना है वो भी साफ हो जाएगा। इसलिए कहीं सुनाई बातें पर मत विश्वास कीजिए, SIP कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। छोड़ करके निकलिएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पर। छोड़ करके चले जाइएगा तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका पैसा बनेगा ही नहीं। अब देखिए, दो तरह की बात है। मान लीजिए कि आप अभी 25 साल के हैं, ठीक है, 25 साल के एज में आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, 5000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं 25 सालों के लिए। रिटायरमेंट एज है आपका मान लीजिए 60 ईयर्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 15 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5000 रुपये पर मंथ के अनुसार से, 25 साल के एज में। दूसरा बंदा है एक 35 साल में इन्वेस्ट करता है, वो भी 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों का रिटायरमेंट 60 साल के बाद है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट केस में जो इन्वेस्ट कर रहा है 25 साल के लंबे समय के लिए, 25-50 साल तक किया इन्वेस्ट, उसका राशि 2,64,00,000 बना। और जो 35 साल के बाद इन्वेस्टमेंट चालू किया उसका मात्र 85 लाख ही बना। तो आप देख रहे हैं पैसा लगभग 3 गुना बना है 10 साल पहले चालू करने से। इसलिए आप सोचिए मत, शुरुआत कर दीजिए, शुरू कीजिएगा, आपका पैसा अपने आप बनते चला जाएगा। जितना जल्दी शुरू कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। इसलिए आपको जो है होशियार बनना है, बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि हम थोड़ा देर में शुरू करेंगे, 500 रुपया है 500, 1000 है तो 1000, 1500, जो है चालू कर दीजिए। छोटे अमाउंट में चालू कीजिए। जैसे मान लीजिए 15,000 रुपये, 1500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, हर एक महीने एक बार दे रहे हैं, टोटल ईयर में आपको 18,000 रुपये आप दे रहे हैं उस पैसे को। 30 सालों के बाद आप देखेंगे तो 5,40,000 आपको जमा कर रहे हैं 1500 रुपये के अनुसार से। 30 साल के बाद यही 5,40,000 बढ़ करके 52 लाख रुपये हो जाता है। 52 लाख, 1500 रुपये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप यूँ ही खाने पीने में उड़ा देते हैं। तो कोशिश कीजिए आप इन्वेस्ट करने के लिए 1500, 2000, 3000, 5000 कोई बड़ी राशि नहीं है आज के डेट में। अगर आपका नौकरी, अच्छी खासी नौकरी चल रही है तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप जो है धीरे धीरे करके आप जो है आसानी से पैसे को एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। वेट मत कीजिए, शुरू कर दीजिए, छोटा से तो छोटा से, लेकिन शुरुआत कीजिए। बने रहिए, आपको बस बने रहना है। देखिए 2020 में 2000 से लेकर के अभी तक जो है मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। वार हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, रिसेशन हुआ, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुआ, कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ, पेंडेमिक्स हुआ, बहुत सारे हुए। लेकिन फिर भी 10,000 रुपये अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट, निफ्टी में इन्वेस्ट कर दे 2000 से 2024 तक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 29 लाख का 1,90,00,000 रुपया 13.32% के CAGR के अनुसार से लगभग 1,90,00,000 रुपया का कॉर्पस बन के इकट्ठा हुआ है। इतना बार रिसेशन सब कुछ झेलने के बाद फिर वो बहुत अच्छा है ना, आप चलने तो दीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको गेम में बने रहना पड़ेगा, पीछे मत हटिए, चलने दीजिए। मार्केट के ऊपर विश्वास रखिए, मार्केट आपको पैसा बना करके देगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसेट प्लस जो है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सुविधा दी जाएगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पाना है तो फिर आपको जो है जल्द से जल्द शुरुआत करना होगा। जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए और होशियारी नहीं, होशियारी कीजिएगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत